कानपुर अपने बिल्कुल शीर्ष स्थान पर था। उसके बाद जैसे होता है कि धीरे धीरे सब चीजें गिरती हैं, तो कानपुर भी धीरे धीरे उद्योग के मामले में गिरना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं कि ये एक दिन में गिरा हो या 2 दिन में गिरा हो। अंग्रेज जब चले गए तो उन्होंने अपने सब सामान जो कुछ था वो सब बेचना शुरू किया। यहाँ के जो उद्योगपति थे वो सब खरीदने लगे। अब आप तो जानते हैं कि अभी वहां पर आप देखिए बहुत सारे नाम भी हैं, शायद जेके मंदिर वगैरह है, जुगीलाल कमलापत और ये सब सिंघानिया वगैरह हैं। इन सब लोगों ने खरीदना, वो फैक्ट्रीज वगैरह वो जो थी उद्योग वगैरह खरीदना शुरू किया। तो वो जो मिलें वगैरह थी अब भारतीयों के हाथ में आ गई। लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स वगैरह भी आप देखेंगे वो नाम है, जेके कॉटन मिल्स वगैरह है, मैंने तमाम नाम जो है आप देख रहे हैं। उसके बाद से धीरे धीरे वो नाम भारतीय होने शुरू हो गए। शुगर मिल भी शुरू हुई वहां पर, ये भी 1800 हमारे ख्याल से 1880-90 के आसपास की रही होगी। शुगर मिल भी शुरू हुई जो पहली बार वहां पर भारत में लगाई गई थी। नहीं तो हम लोग तो शायद शुगर से वंचित ही हो जाते, हम लोग गुड़ी की चाय पीते रहते जैसे हम बचपन में पिए। तो इस तरीके से लोहे का भी वहां पर काम शुरू हुआ। मैंने एक तरफ से हर तरफ से लैस हो गया है उद्योग की तरीके से, कानपुर पूरा लैस हो गया था, पूरा भरा पूरा था, जिसको कहना चाहिए स्वस्थ बच्चा जिस तरीके से होता है, स्वस्थ युवक जिस तरह से होता है, उस तरह से कानपुर था। मैंने कानपुर, अच्छा अब कानपुर के साथ हम लोग, आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग बचपन में हमारे पिताजी कहते थे वो, अरे हम लोग कैवल टाउन्स की एक बड़ी बात करते थे, KAVAL। तो उन्होंने बताया था कि कानपुर, इलाहाबाद, बनारस वाराणसी, आगरा और लखनऊ, ये 5 शहर। अब आप देखिए अगर ये पांचों शहर को अगर आप जोड़िए तो यूपी के उस समय के ये कंठहार जैसे बनते हैं। ऊपर आगरा है वो यहाँ पर समझिए, और नीचे पूरा कंठहार जैसा बनता है। और इन पांचों की खासियत अलग अलग है। आगरा को तो आप जानते ही हैं, तो ताजमहल से संबंधित है, दिल्ली के नजदीक है। वहां का पेठा, वहां की मिठाई, जहां मीठा हो वहां अच्छा है, हम लोग तो ये जानते हैं, जो मीठा वो अच्छा। तो आगरे का पेठा, आगरे की मिठाई शुरू से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की शिक्षा, इलाहाबाद की राजनीति, इलाहाबाद इन सबसे अलग रहा, बाकी चीजों में नहीं, लेकिन इलाहाबाद सांस्कृतिक और सभ्यता के एक अलग ही इसकी क्या कहते हैं, इसकी अपनी एक दीवार थी। इसके साथ ही जुड़ा हुआ था बनारस। वो हमारे ख्याल से बनारस जो है सबसे आदि नगरी है, उससे पहले को कोई नगरी कहीं पर नाम नहीं आता, बनारस हो गया। उसके बाद कानपुर तो खैर ये पैसे का भंडार थे, लक्ष्मी भंडार था। कानपुर से सब आ रहा है, कानपुर में मजदूरी है, कानपुर में पैसा मिल रहा है, कानपुर के आसपास डेवलप हो गया, कानपुर वहां का इतना बड़ा शहर हो गया। और लखनवी अंदाज था वो, जो नवाबों का अवधि या उस तरीके से वहां। और उसके बाद लखनऊ बन गया क्या कहते हैं, राजधानी उत्तर प्रदेश की। तो ये सब पांचों मिलकर के पूरा का पूरा एक जिसको कहना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो भी अलग हो गया है, इन सब के पूरे उत्तर प्रदेश की ये पूरे की पूरी इसको कहना चाहिए कि हम कहेंगे ये एक जिसको कहते हैं मंगलसूत्र था, ये पांचों शहर। तो ये हमको याद आया, इसीलिए इन पांचों शहर का आप कहीं नाम जाइए देखिए तो ये शहर ही मशहूर है, सबसे ज्यादा ये शहर मशहूर है। कानपुर में अभी भी ऐसा नहीं कि कानपुर खत्म हो गया है, कानपुर खत्म नहीं हुआ है, कानपुर सुस्ता रहा है, इसमें चीजें बदली हैं और बदल करके अभी वो चीजें कॉटन मिल्स वगैरह हैं, लेकिन वो मिल्स उस अंदाज में नहीं है। अब जैसे हीरो वगैरह बूढ़े हो जाते हैं तो हीरो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन इसने अपनी रंगत बदल दी है कानपुर ने। अब कानपुर में उस समय भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह रहती थी, अब दूसरे अंदाज में आने लगी हैं। उस समय कारतूस वगैरह बनती थी, उस समय क्या कहते हैं सेटलरी फैक्ट्री थी, उस समय दूसरी फैक्ट्रीज थी जो सैनिकों को सप्लाई करती थी। इस समय वहां पर HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इस समय वहां पर क्या कहते हैं पैराशूट फैक्ट्री है, इस समय वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। तो वो जो आप कहिए कि वो जज्बा जो शुरू का था सैनिकों का या सेना के प्रति, कानपुर अभी भी उतना ही वफादार है 200 साल 250 साल से। तो कानपुर की कहानी आप देखिए, कानपुर कहीं पर भी, अच्छा इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसने आधुनिकता को इसने अडॉप्ट नहीं किया हो।
इसमें आधुनिक चीजें भी आई हैं। अब आधुनिक चीजें इस तरीके से आई हैं कि हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ एक दोस्त रहता था, दोस्त था वो बड़ा बिल्कुल बिंदास अंदाज में रहता था और मस्त रहता था, बड़े सभ्य हिसाब से रहता था, और गले में बड़ी मोटी चेन थी सोने की, कोठारी। तो हम लोग कहते थे भैया वो कानपुर का था। तो बाद में पता चला कि वो पान पराग वगैरह के मालिक इसके पिताजी हैं। हमने कहा कि पान पराग उस समय जस्ट शुरू हुआ था, और पान खाने का शौक अगर आप इलाहाबाद और बनारस और कानपुर में हैं तो थोड़ा बहुत शौक हो ही जाता है। तो हम लोग भी पान खाते थे, लेकिन पान पराग देखा करते थे ये क्या चीज है। तो पान पराग का उसकी उस समय अहमियत भी बढ़ रही थी, लोग सोच रहे थे पान पराग बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। अब वो उस मालिक का बेटा हम लोगों के साथ पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा मन में अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हमारे साथ पढ़ रहा है। तो इस तरीके से कानपुर की जो छाया और माया रही है वो दूर दूर तक रही है। तो कानपुर सिर्फ कपड़े के लिए रहा हो या चमड़े के लिए रहा हो ऐसा नहीं है। कानपुर में उसके बाद अब ये क्या कहते हैं आपके जूट भी रहा है वहां पर। अभी पिग आयरन का भी वहां पर शुरू में हुआ है, 19वीं सेंचुरी के लास्ट में वो भी शुरू हुआ था। आपको पदमपत स्टील फैक्ट्री ना कुछ इस तरीके से नाम है, वहां पर पिग आयरन का है। इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड वहां का ऑक्सीजन प्लांट भी वहां पर है। यही है कि धीरे 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 चीजें चेंज हुई है वहां से। और अभी भी कानपुर में टायर ट्यूब वगैरह कानपुर में बनते हैं। कानपुर में कॉटन कम हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। मिलें बंद हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ इसका कारण रहा है कि जब इतना पैसा आता गया तो उस पैसे को वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने उसको उसी में नहीं लगाया। वो एक्सपेंशन चाहते थे, एक्सपेंशन चाहते थे। तो आपका प्रॉफिट आया, आपका लाभांश है, लाभांश आप अगर नहीं लगा रहे हैं अपने उसमें मशीनें बदलने में, मॉडर्नाइजेशन में, तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर आप उसी उम्र में आप बैठे हुए हैं, उसी में झुर्रियां पड़ रही हैं। जब तक झुर्रियों को टाइट नहीं करेंगे आप बिल्कुल जवान नहीं दिखेंगे। उन्होंने क्या किया कि वो पैसा दूसरी जगहों पे लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ चीजें और भी हुई। आपको बता दें हम एक और चीज, जब वो आपने हम लोग सुने थे सम्राट टीवी आया था शुरू शुरू में, वो सम्राट टीवी भी वहीं का था, कानपुर का था। कानपुर के प्लास्टिक प्रोडक्ट वहीं पे कानपुर के थे, सिंथेटिक वहीं से शुरू हुआ था। और एक और हम लोग सिंह का स्टील, सिंह जी की स्टील का फैक्ट्री है या कुछ इस तरीके से, सिंह स्टील भी वहां पर, वो भी कानपुर में था। तो कानपुर धीरे धीरे कुछ कस्बे से, कबीले से फैलते 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 इतना फैल गया कि अल्टीमेटली सरकार को इसको दो भागों में विभाजित करना पड़ा। भैया कानपुर देहात और कानपुर नगर दो चीजों में रखो, संभाल नहीं पा रहे हैं, बच्चा बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से कानपुर का, तो कानपुर की जो विरासत है आप देखिए, इसकी विरासत सिर्फ कुछ शब्दों में नहीं बयान की, ये पूरी एक कहानी है। अभी आप देखिए मसाले, अशोक मसाले, ये नाम हम लोगों ने बहुत सुना है। अशोक मसाले कानपुर में शुरुआत हुई, और जो मसाले के इनके जो जिन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि उस समय शुरू में हम भी बचपन में जानते, कभी पिसा हुआ मसाला बाजार से खरीदा नहीं जाता था, घर पे ही पिसा जाता था। इन्होंने पिसे हुए मसाले को बनाया, लोगों को काम दिया, छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनवा करके पैकेट करवा के घर घर जाकर बेचना शुरू किया। लोग खरीदते नहीं थे कि भैया ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे ये नाम हो गया कि अब इसके एडवर्टाइजमेंट हम लोग सुनने लगे बाद में। अरे घड़ी डिटर्जेंट, अभी तक हम लोग कहते हैं घड़ी डिटर्जेंट, वो कानपुर की है। सिक्का बंधनी हींग, सिक्का हींग, ये बड़ी मशहूर हींग है, ये कानपुर की रही है। पान पराग तो हम आपको बोल ही चुके हैं। तो इस तरीके से एक और स्कूटर आता था, विनय जी को याद होगा, LML वेस्पा ऐसे कुछ करके नाम था, जिसमें वो लोहिया वाले थे सर, लोहिया वाले बनाते थे इसको, LML स्कूटर, लोहिया। जी, वो कानपुर में रहा। एल्यूमिनियम का उद्योग वहां से शुरू हुआ है। तो कानपुर हमेशा से अच्छा रहा है, स्वस्थ रहा है, सुंदर रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप ये कहिए कि इसमें थोड़ी सी खामियां आई हैं दूसरे लोगों के कारण। दूसरे लोगों में नाम तो ज्यादा चीजें, एक तो पहले मॉडर्नाइजेशन लोगों ने नहीं किया, अब मशीनें वगैरह भी हैं, वो मशीनें खराब होती चली गई, उनको रिपेयर नहीं किया। आप रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिपेयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें डाउन हो जाएंगी, पैसा दूसरी जगह लगने लगा, वो जमीन वैसे ही वो सब पड़ा रहा। आप एक
इसके पतन की कहानी में अगर आप देखिए तो कई सारे नए डाइवर्सिफिकेशन हुए। वनस्पति घी, पहले एक डालडा ही आता था, फिर वनस्पति घी तरह तरह के आने लगे, तेल, साबुन, टायर, ये सब बढ़ने लगे, तो लोग अपना पैसा वहां लगाने लगे। जब आप अपने पंख फैला रहे हैं और पेट नहीं भर रहे हैं तो दोनों तरफ उड़ना मुश्किल होता है। वही हाल हुआ कानपुर का, कानपुर के मिलों का। कानपुर के मिलों की जो हूट सायरन बजते थे वो धीरे 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 इतने कमजोर हो गए। वो जो घंटियां बजा के साइकिल चला के मजदूर जाया आया करते थे वो धीरे 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 टूटते गए। अब मजदूर कितना वेट करेंगे, ज्यादा वेट नहीं कर सकते। ये आपका देखिए चमड़े का जो उद्योग था, चमड़े का इतना ज्यादा उद्योग था, लेकिन चमड़े का उद्योग हुआ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उसका जो वेस्टेज था वो गंगा में आने लगा, गंगा प्रदूषित होने लगी। उसमें एक क्रोमियम या आर्सेनिक ऐसे कुछ करके एक पदार्थ पाया जाता है जिसको क्लीन करने के लिए, चमड़े के लिए यूज होता है। वो देखा गया कि लोगों में पाया जा रहा है बहुतायत मात्रा में। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, ये खतरनाक सिचुएशन थी कि लोगों में अगर आ रहा है तो इसमें भयानक बीमारियां हो सकती है। तो उसके चक्कर में कभी कभी तो 2-2 हफ्ते तक भी फैक्ट्रीज बंद रखी, भाई ज्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अब फैक्ट्री अगर बंद रहेगी और पैसा आप देते रहेंगे मजदूर को, मजदूर तो बंद नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे फैक्ट्रीज वगैरह कम होनी शुरू हो गई। फिर इनके आर्टिफिशियल चीजें बनने लगी, प्लास्टिक के बनने लगे, रबर के और भी दूसरे आइटम बनने लगे, तो धीरे धीरे इनका अपना वर्चस्व जो था वो खोता चला गया। तो कानपुर इस हिसाब से थोड़ा सा कमजोर होता गया, जिसको आप कहनी चाहिए कि थोड़ा सा दमा टाइप का आने लगा। तो अब वहां पर अब धीरे धीरे जहां पर साइकिल चलती थी वहां पर कारें चलती हैं, प्रदूषण बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, मिलें बंद होती चली गई, मिलें में खंडहर होती चली गई। मैंने कलकत्ता में आकर के, मैं 79 में कलकत्ता में आया हूँ, तो यहाँ पर एक जेसप फैक्ट्री है। तो हम जब अपने घर से निकल के जेसप के बगल में आते थे तो या जब ऑफिस से लौटते थे तो इतनी भीड़ होती थी कि थोड़ी देर हमको अपना स्कूटर रोकना पड़ता था, भैया भीड़ हट जाए तब हम जाए। बिल्कुल एक सैलाब निकलता था, बिल्कुल आदमियों का समूह निकलता था। आज वहां पर देखिए, वहां पर बिल्कुल क्या कहते हैं, गिद्ध और कौवे बोलते हैं, शमशान बन गया है, खाली पड़ा हुआ बिल्कुल। अब वो जमीन इतनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है, अब ये किसी बिल्डर के हाथ में चली जाएगी और यहाँ पर अट्टालिकाएं बन जाएंगी। कलकत्ता भी तो इस तरीके से, कलकत्ता को भी तो माना जाता है कि ये यहाँ का, यहाँ दमदम तो मशहूर था, जहां पर हम हैं मशहूर था। हम आए हैं जब, तुम देखें बड़े बड़े कारखाने, अब वो तब्दील हो गए हैं बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, 6 स्टोरी, 7 स्टोरीज, 10 स्टोरीज, 40 स्टोरीज, इस तरीके से बिल्डिंग चल रही है। तो जब कुछ रहेगा नहीं, लोग कहाँ से क्या करेंगे, लोग भाग रहे हैं। भाई रहने के लिए, कुछ करने के लिए, वहां हमको अपने घर पे रहना है, कुछ तो चाहिए, जमीनें बिक रही हैं। अब वो धीरे धीरे मिल वगैरह भी, मिल में हमने देखा है कि हमने सुना है, लास्ट जब हम तो लास्ट हम गए थे शायद 76 के आसपास, उस समय काफी मिलें वगैरह थी। कानपुर का एक अलग ही उसमें रुतबा था, और उस समय हम देखते थे ये फैक्ट्री, अरे फैक्ट्री है। तो उस समय हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो उस समय लगता था कि अरे भैया यहाँ कहीं आसपास हो जाए तो घर के नजदीक रहेंगे, यहाँ आएंगे फैक्ट्री में काम करेंगे, फिर चले जाएंगे घर। लेकिन खैर वो चीजें नहीं हुई, और दैवशात वो सब मिलें वगैरह सब बंद हो गई। जिन मिलों के कपड़े हम लोग पहने रहे, उन मिलों में आज कौवे मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं, और इस तरीके से हालत रहा। मैंने कानपुर की हालत, जो जिसके नाम से जाना जाता था कानपुर का, वो उस तरह से खत्म होता चला गया। लेकिन अब एक दिन में खत्म नहीं हुआ, कानपुर एक दिन में खत्म नहीं हुआ, कानपुर धीरे 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 कमजोर हुआ है। आपको याद होगा कि ये जब देश आजाद हुआ है उसके बाद का दौर अगर आप देखिए, तो उसके बाद मिले वगैरह धीरे धीरे जब डाइवर्सिफिकेशन हुआ, बहुत पैसा आ गया लोगों के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, तो डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। तो उस समय जो मिले थी उनमें सारा काम होता था, कपड़े की धागे की बुनाई से लेकर के उसकी रंगाई, उसका धुलाई, उसका माने एक ही शेड के अंदर आपको हर जगह हर चीजें मिल जाएंगी। आपको, आप कपास दीजिए और उधर प्रोडक्ट लीजिए, एक ही फैक्ट्री, एक ही शेड के अंदर, उसमें कई सारे खाने, यहाँ पर ये काम हो रहा है, वहां वो काम हो रहा है, वहां वो काम हो रहा है, वहां वो काम हो रहा है। इस तरीके से बड़ी बड़ी यहाँ पर मिलें थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये मिलें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी,
1960 के दशक में ये मिलें कमजोर इतनी हो गई कि करीब करीब गणना के हिसाब से शायद लाख सवा लाख के आसपास मजदूर उस समय बेकार हो गए। मजदूर बेकार हो जाएगा तो कहाँ जाएगा। अच्छा, वामपंथी भी इस तरीके से आए कि वामपंथियों के चक्कर में मजदूर हड़ताल बंद ये सब शुरू हुआ। हमने कलकत्ते में भी देखा है, वहां भी मजदूर यूनियन भारी हो गए तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आपको फालतू में पैसे नहीं देगा, सामान नहीं बिकेगा तो पैसे नहीं देगा, लॉस में कोई नहीं जाता। ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये जो मजदूर थे, मजदूरी यूनियन समझ नहीं पाई, समझी लेकिन उनको अपना नाम कमाना था, पैसा कमाना था, तो कहां से देंगे भाई। इस तरीके से बेकार होती गई मिलें। तो ये 60s के आसपास की ये मिले जब बेकार हुई तो 70s में हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उस समय हमने सुना था कि अब कपड़ों पर, इनकी मिल वगैरह पर नेशनलाइजेशन या सरकारी नियंत्रण होगा। सरकारी नियंत्रण शुरू हो गया, उत्पादन बढ़ा, लेकिन जैसे सरकार वैसे राम भरोसे सरकार, राम भरोसे मिल, राम भरोसे नियंत्रण। हमको आता है पावर लूम जलाना, हमको मालूम है कि हाँ मिल कैसे चलाई जाती है, हम वहां के एमडी हैं, हमको हटा करके नौकरशाही आ गई। अब जब नौकरशाही आ जाएगी, उसको मालूम नहीं कपड़ा कैसे बनता है, तो वो क्या करेगी। और नौकरशाही का हाल तो अब क्या कहें, आप सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। नौकरशाही मतलब है थोड़ा सा भ्रष्टाचार, थोड़ा सा इधर उधर, जो यूपी की भाषा में कहते हैं वो लेन देन, सुविधा शुल्क। सर वो सारी वो मिलें सबसे एनटीसी ने ले ली थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने। हाँ बिल्कुल, मैं भूल रहा था, नाम भूल रहा था, एनटीसी हो गया था। तो ये सब शुरू हो गई। उसके बाद 80 का दौर आया तो नई नीतियां आई, नई कपड़े की नीति आई, टेक्सटाइल और हैंडलूम पॉलिसी। इसमें क्या हुआ कि अच्छा, उसमें एक और 70s में एक और चीज हुआ कि इन्होंने हर एक, जो पहले एक ही शेड के अंदर सारा काम होता था, कपास से लेकर के लास्ट में धुलाई करके कपड़ा तैयार, थान तैयार है, वो चीजें अब इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। हम पावर लूम रखेंगे, हम कढ़ाई कर सकते हैं, आप बुनाई कर दीजिए, आप धुलाई कर दीजिए, रंगवाई वहां से करवा लीजिए। तो क्या हुआ, यूनिट्स जो है टूटने लगी। अब कम पैसे में लोग अपनी अपनी अलग अलग यूनिट बनाने लगे। हमने एक बनाई, विनय जी ने एक बनाई, रश्मि जी ने एक बनाई। हमने कहा भैया विनय जी आप ये ले लीजिए। उससे क्या हुआ कि बड़ी मिलें थी, उनकी कमर टूट गई। उनके जो एक एक हिस्से थे, वो हिस्से कट करके अलग अलग हो गए, मिलें शांत हो गई, खामोश हो गई। और धीरे धीरे यह हाल हुआ कि जिनके कारण इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते थे, वो दम तोड़ चुका था। कॉटन मिल सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। फिर सिंथेटिक कपड़े आने लगे, तो आपको सबको मालूम है। तो इस तरीके से अब ये जब कंपोजिट मिल, जहां सब कुछ एक साथ होता था, जब डिसेंट्रलाइज हो गया, अच्छा इसी बीच बिजली की कमी भी हुई। बिजली भी घंटों बंद रहती थी, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। अब मजदूर बैठा हुआ है, मालिक कहां से पैसा देगा। कानपुर में तो बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। अब कटिया मार के तो ये सब नहीं चलता ना, जैसे सब कुछ जगह चलता था, ये सब तो नहीं चलता। तो इस तरीके से फिर भ्रष्टाचार, लापरवाही, तरह तरह की दूसरे तरह के और भी चीजें, इस तरह करते करते यहाँ पर कानपुर की हालत खराब हो गई। तो कानपुर इस तरीके से अपना एक गौरव लिए हुए है, लेकिन ऐसा नहीं कि कानपुर मरा है, कानपुर मरा नहीं है, कानपुर जिंदा है। थोड़ा सा उसने अपना बदल लिया है रूप, लेकिन हाँ, जितना ऊंचाई शिखर थी उसकी, वो शिखर धीरे धीरे नीचे आ गई। उसके बाद आप देखिए एक चीज और हुई 90 में, एक हमको याद है, हम यहाँ पर थे कलकत्ता में, हमने सुना था वहां पर एक आंदोलन हो रहा है मजदूरों का, रेल रोको आंदोलन चला था। उसमें एक करीब 110 लंबी दूरी की गाड़ियां रोक ली थी। फिर सरकार वहां पर गो डाउन कर गई, रुक गई, उनको मजदूरों की बातें माननी पड़ी। वो एक अलग से धक्का था। फिर उसके बाद 92 में बाबरी मस्जिद का वो जो हुआ हादसा कही, जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस तोड़ने में क्या हुआ कि एक सांस्कृतिक विभाजन हो गया, धार्मिक विभाजन हो गया। मजदूर इस तरह से विभाजित नहीं रहते। मजदूर रहते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो उनकी जात मजदूर की जात होती है, फैक्ट्री वालों की जात होती है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हो गए लोग। तो धीरे धीरे मिल जो थी, जहां सब लोग मिलकर काम करते थे, तो उस तरह से धीरे धीरे टूट गया। तो एक सिर्फ फैक्टर नहीं था, कानपुर कहीं पर भी फैक्टर नहीं था, लेकिन हाँ,
कानपुर के शरीर पर खरोंच जरूर आई और तगड़ी खरोंच आई, और कानपुर एक आज दूसरे रूप में है, मॉडर्न रूप में है। अभी भी वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह हैं, अभी भी सब कुछ है, लेकिन वो जलवा नहीं है जो कानपुर का पहले था, वो चीजें नहीं है जो कानपुर में पहले थी। अभी वही चीजें सब जगह हैं, तो कानपुर करीब करीब सबके बराबर हो गया। ये बात दूसरी है कि हाँ, जैसे इलाहाबाद बदल गया है, कानपुर भी बदल गया है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी कानपुर की, जो मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया। रश्मि जी, बहुत सुंदर सर, बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे से आपने बताया। बहुत सुंदर, बहुत ही आपने ज्ञान मेरे ख्याल से बहुत कोई बहुत भी छोटी फैक्ट्री का नाम छोटा नहीं होगा। आपने शुरू से लेके अंत तक, और अभी मैं मतलब पहले ये मैंने नहीं सोचा था आपको आमंत्रित करने से पहले, लेकिन ये अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने उस वक्ता को सुना जो जिसने कानपुर के साथ साथ अपना जीवन जिया है। तो वो व्यक्ति शायद कोई जी, युवा आता तो उतना अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी इतिहास कुछ होता तो वो पढ़ लिख के सुनाता, शायद पढ़ के आता और फिर बताता, लेकिन आपने वो चीजें दी हैं। तो बहुत अच्छा आपका उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्ता जो रश्मि शब्दों का जी, जादूगर। जी अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो और आपकी, तो 2-4 मिनट अगर मुझे दिए जाएं, हाँ हाँ सर, तो अभी आपके पास जी, समय क्यों हो नहीं, और क्यों नहीं। अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो। जी जी अजय, बिल्कुल स्वागत है नहीं, आपका। आपके कार्य में देख आदरणीय लीजिए। आदरणीय मिश्रा जी के लिए चंद लाइनें कह दूं। एक वक्ता जो शब्दों का जादूगर है, उनका भाषण सुनने को सब तरसते हैं। वे अपने शब्दों से दिलों को छू लेता है और सबके मन में एक ऊर्जा भर देते हैं। आदरणीय सर की ये विशेषताएं हैं, और मुझे खुशी है सर कि मैंने आज के इस विषय के लिए आपको चुना। तो हाँ, आपने बहुत कम बहुत ही कुछ सुंदर सर, बहुत जानकारी सुंदर, हाँ हमें हासिल बहुत सुंदर। हुई। बहुत बहुत और चूंकि सर हरे राम वाजपेयी सर इतने बड़े हैं कि मैं उनके लिए ना नहीं कह सकती, तो सर 3-4 मिनट में कृपया संक्षिप्त में आप, स्वागत है आपका सर, आप स्वागत है बताइए। सर। बड़े छोटे का सवाल यहाँ नहीं है। मैं इसलिए हम ही कही रह रहे हैं कि दद्दा ने हमारे कानपुर के बारे में इतना बता दी नहीं, क्या हमारे पास कुछ कहे के लिए बचा ही नहीं। अच्छा सर ये बहुत हुई हमारे अच्छे कविता। बंसवारी भाषा भैया, जी बहुत दिनों बाद सुना सर, बहुत दिनों बाद सुना। अब वो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि दद्दा आप हैं कि दद्दा वो हैं, ये मालूम नहीं। दद्दा वही है जो अब वही बोले हैं, हम तो उनका बच्चा है। कि मेरा जन्म जो है आदरणीय कानपुर का है, जी और भाग्यशाली हूँ। जो जो चीज़ें आपने बता दी हैं उनको मैं रश्मि जी दोहराना नहीं चाहता हूँ। कुछ बातों के बारे में कहना चाहूँगा। मेरा जन्म कानपुर से ठीक 50 किलोमीटर दूर बिल्हौर तहसील में गांव है, वहाँ की पैदाइश है। और छोटी उम्र से ही खेरेश्वर घाट में, हम जब छोटे थे तो गंगा स्नान करने के लिए कक्षा चौथी 5वीं से बिना किसी सहारे के हम लोग बच्चे दौड़ के चले जाते थे। थोड़े से बड़े हुए तो ब्रह्मावर्त बिठूर जिसे कहते हैं, जहाँ पर जी ब्रह्मा जी ने तपस्या की, वो आपने बता ही दिया है। जी कानपुर के नाम के बारे में कई अलग अलग हमारे पास उदाहरण हैं। अवस्थी जी कानपुर के हैं, उन्होंने कानपुर का इतिहास बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने मुझे कहा भी है, मैं वहाँ पर गोष्ठियाँ भी मुझे बुलाया गया अभी था बोलने के लिए। जी कुछ लोगों का ये कहना है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों का दशरथ ने कर्ण छेदन, जिसे कंछेदन बोलते हैं हमारे हाँ वहाँ की हाँ हाँ भाषा में, वो वहाँ पर हुआ था, इसलिए कर्णपुर था। अंग्रेजों को कानपुर, वहाँ का कर्णपुर कहने में तकलीफ होती थी, तो उन्होंने स्पेलिंग बना दी थी, जो आज भी सेंट्रल कोतवाली में या कुछ जगह मिल जाएगी, कावनपुर, COWNPUR है। जी जी बाद में हमारी भाषा पर जब आ गए तो KANPUR हो गया। मिलों की बात आपने कर दी, चमड़े के उद्योग की बात कर दी, JK आज की तारीख में है। चूंकि मेरी जन्मभूमि है तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिप गिरीयसी, कितनी भी उसमें खराबियां हों उसकी बुराई तो नहीं कर सकते हैं। भगवत दास घाट, जहाँ पर किला बना हुआ है, सरसैया घाट, दूसरे घाटों, आज भी जब मैं जाता हूँ इंदौर से निकल करके, तो पहला काम ये होता है कि मैं ब्रह्मावर्त में बिठूर में जा करके गंगा स्नान जरूर करता हूँ। अगर वहाँ ना जा सके तो अपने पुश्तैनी घाट खेरेश्वर में जा करता हूँ। जी कानपुर के बारे में बहुत अच्छा इतिहास है। गणेश शंकर विद्यार्थी, जो हिंदी बात करना, जब अखबारों की बात आती है, क्रांति की बात जी आती है, तो उनका नाम, और दूसरे आज़ादी के बाद में
किदवई जो केंद्रीय मंत्री थे, किदवई नगर भी वहां पर है, उनका है। रफी अहमद एल्गिन मील की बात आपने की पूरे विश्व में एल्गिन मील का कपड़ा जाता था, और वूलन मिल ऑफ कानपुर वही जाकर के लाल इमली जो विश्व में प्रसिद्ध हुई, वो वहां की बात थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि कानपुर ने अपने बारे में लापरवाही बहुत की। इतना बड़ा शहर, रेलवे की परिभाषा के अनुसार वहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन है, उसको बोलते हैं कानपुर सेंट्रल। सेंट्रल उसे कहा जाता है जहां से गाड़ियां आ करके और सीधी दूसरे तरफ चली जाती हैं, वहां से कोई बनती नहीं है, जंक्शन नहीं होता है। जंक्शन की परिभाषा अलग होती है। कानपुर सेंट्रल, बॉम्बे सेंट्रल, चेन्नई बंदरा सेंट्रल, ऐसे कुछ नाम होते हैं, सबके साथ सेंट्रल नहीं है। लखनऊ सेंट्रल नहीं है, देखिए 3 स्टेशन है, कानपुर को सेंट्रल, यहाँ से गाड़ियां आती थी। आदरणीय बताऊं कि उस समय में हम जब छोटे थे तो अध्यक्ष महोदय हम लोगों को बताया जाता था, वो मुझे कविता अचानक याद आ गई, कानपुर कनकैया, वहां की भाषा में, कानपुर कनकैया जहां बाहें बहें गंगा मैया, जहां चले रेल का पहिया, जहां घाट है बहुत सिरसैया। सिरसैया घाट सबसे प्रसिद्ध घाटों में से माना जाता था। ये 4 पंक्तियों में हम लोग रट जाते थे कानपुर के बारे में। मेरे पढ़ाई तो नहीं कर पाया वहां, लेकिन वहीं से 8वीं पास करके मैं 1958 में इंदौर आया, और इतनी यादें हैं। जिस बिठूर की आपने बात की है, वहीं पर गंगा के किनारे पर नाना जी के साथ नाना सिंह खेली थी वो खूब लड़ी मर्दानी में कविता आती है। झांसी की रानी ने गंगा में तैरना सीखा था, झांसी की रानी ने वहां पर तलवार चलाना सीखा था। आज वहां पर स्मारक बना हुआ है, और वहीं पर बगीचा बना है जहां पर अंग्रेजों ने कई लोगों को मार करके उस कुएं में डाल दिया था। 5 रुपए या 10 रुपए लगते हैं उस बगीचे में, गार्डन में जाने का, और वहीं पर वो नाना जी का स्थान बना हुआ है। ये कुछ इतिहास आज़ादी के साथ के भी वहां पर जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि संस्कृत की बहुत बड़ी पाठशाला वहां पर है जो पढ़ाई जाती थी। जेके ने बहुत बड़ा अपना उद्योग डाला, जुग्गीलाल कमलापति जेके मंदिर भी वहां पर बना हुआ है, रश्मि जी। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े विशाल शहर ने, जैसा कि आपने कहा, अपने आप को संभाल नहीं पाया और 2 हिस्सों में बांटना पड़ा, एक कानपुर देहात और एक कानपुर शहर। ये बंटवारे के साथ साथ में सबसे बड़ी स्थिति ये रही कि वहां के लोगों ने जो लापरवाही बताई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आज है, वहां पर बंदूकें बनती हैं, दूसरे उद्योग धंधे, लेकिन चमड़ा उद्योग ने मां गंगा की जो दुर्दशा की थी, वो पूरे विश्व में इसका इतिहास काले अक्षरों में लिखा गया। मैं खुद वहां का, त्रिपाठी जी, कई बार का जाने के बाद गंगा का पुल पार करके, जिस पर रेलवे और सड़क दोनों एक ही अंग्रेजों को बनाया था, शुक्लागंज में जाकर के नहाने की कोशिश करते नाव में, और हमें कहीं आचमन करने का गंगा का जल नहीं मिला। ये स्थिति पैदा करने वाले कानपुर के लोग रहे। ऐसी बदबू की 20-20 किलोमीटर तक आसपास आप वहां खड़े नहीं हो सकते हो, इतनी बदबू, पूरा चमड़ा धो करके और उसी गंगा में बहाया जाता था। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं योगी को, योगी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सारे ये धंधे बंद करवा दिए। चमड़े के लोग ठीक है बेकार हुए, लेकिन वहां जो कटिंग होती थी, धुलाई होती थी, जो डाला था, उनको पर बंदिश लगाई गई, और आज गंगा आचमन नहीं बल्कि गंगा स्नान करने के काबिल हो चुकी है। हमें गर्व है कि गंगा की सफाई का जो काम शुरू किया गया था वो वहां पर अब देखने को मिलता है। हमारा बचपन वहां बीता है, गंगा की लहरों के साथ बीते हैं। मैंने लिखा भी है, बहुत याद आता है हमको अपना प्यारा गांव, कैसे भूलूं, भूल न पाऊं अपना प्यारा गांव। 1958 के बाद, इंदौर आने के बाद कई जगह रहा नौकरी में, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, मऊ, लेकिन जब भी वहां जाते हैं तो याद आती है गांव की माटी, गांव के बगीचे, गंगा में स्नान, ये सारी बातें इतनी याद आती हैं कि निश्चित रूप से कानपुर हमारा महान है, कैसा भी है, लेकिन हमारा शहर है, हमें उसने बड़ा किया है। इसलिए उस भूमि को, उस माटी को जो आपने कहा, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और इतनी सारी बातें चूंकि आपने पहले से ही बता दी हैं, इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कानपुर वालों को सोचना चाहिए कि 60 लाख की आबादी प्रॉपर शहर में, 60 लाख तो प्रॉपर शहर की, 5 रेलवे स्टेशन हमारी तरफ, कन्नौज की तरफ जाने वाले, इलाहाबाद की तरफ जाने वाले, ये सारे कानपुर में जुड़ चुके हैं। इतना विशाल शहर हो रहा है, इसकी देखरेख, इसकी मर्यादा, इसके संस्कार
उन लोगों को जीवंत करना चाहिए, कानपुर को फिर कानपुर बनाना चाहिए। हाँ, ये मैं कानपुर तो हमेशा जीवित रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे ख्याल से अब कुछ धन्यवाद सर, क्योंकि समय की सीमा है और लिंक जी मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को भी सुनना है भी और बहुत अच्छा लगा कि आप चूंकि आपकी जन्मभूमि है तो आप हृदय से जुड़े हुए हैं, तो आपने उसको नमन करना उचित समझा। धन्यवाद आदरणीय सर। अब मैं ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विनय कुमार सर, क्योंकि विनय कुमार जी आदरणीय सर मूलतः इलाहाबाद के रहने वाले हैं और आजकल गुड़गांव में रहते हैं। MNIT इलाहाबाद से 1979 में मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद 43 साल तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों NTPC, ग्रुप इंडिया, L&T एवं एंड्रगो में कार्यरत रहे। विनय जी की एक पुस्तिका जिसका शीर्षक दिल की आवाज है, जुलाई 2021 में। दूसरी पुस्तिका जिसका शीर्षक दिल के अल्फाज है, दिसंबर 2021 में। तीसरी पुस्तक जिसका शीर्षक सुकून दिल है, अगस्त 2022 में। चौथी पुस्तक हाल दिल, नवंबर 2022 और पांचवी पुस्तक दास्तान दिल, नवंबर 2023 में प्रकाशित हुई है, जो उनकी नज्मों और गजलों के संग्रह हैं। उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख देशों का भ्रमण किया है। विनय जी विभिन्न मंचों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं। वो लम्हे जिंदगी के सचिव, काव्य साधना मंच के संस्थापक एवं काव्य कला मंच के उपाध्यक्ष भी हैं। सितंबर 2024 में आपको विक्रमशिला हिंदी विश्वविद्यालय ने विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। ऐसे आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर, और आपको सुनने का हमें मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है सर। स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं यहाँ आकर के कानपुर के बारे में इतनी बातें सुन रहा हूँ, क्योंकि कानपुर मेरे साथ बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं उन चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें पहले से बता दी गई हैं उसको दोबारा कह के कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की, जैसा मिश्रा ने जिक्र किया कि कानपुर शहर की स्थापना एक राजा थे हिंदू सिंह चंदेल, उन्होंने की थी। और उसके बाद काफ़ी समय तक ये जो अवध का राज था, जो फैज़ाबाद और लखनऊ में बेसिकली था, तो कानपुर भी उस अवध के नवाबों के अंडर में आता था जब अंग्रेज़ों के हाथ में आया उसके पहले। ये जो जानकारी मुझे थी मैंने बतानी ज़रूरी समझी। और होता क्या है कि कानपुर के बाद इलाहाबाद और फिर बनारस जब आप पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो कानपुर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा कहलाता है। इलाहाबाद बीच में पड़ जाता है और फिर बनारस से पूर्वांचल शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे तो बोली भाषा, वहाँ का तौर तरीका, वहाँ के रीति रिवाज सब बहुत अलग है। कानपुर इलाहाबाद में 200 किलोमीटर, इलाहाबाद से बनारस 120 किलोमीटर, लेकिन आप बोली देखेंगे तो बिल्कुल पूर्वी भाषा वहाँ बोली जाती है और कानपुर में थोड़ा सा अलग है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर IIT कानपुर की स्थापना उस समय हुई जब भारत में तकनीकी शिक्षा के संस्थान बहुत कम थे। तो ये पंडित नेहरू की दूरदर्शिता थी, तो उन्होंने उस समय में 5 IITs की स्थापना करी, जिसमें से IIT कानपुर एक है। और हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि IIT कानपुर आज भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट। वहाँ के लोगों से मैं मिला हूँ, वहाँ के जो छात्र हैं उनका इंटरव्यू लेने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ मैंने देखा है कि जो वहाँ पर शोध संस्थान हो रहे हैं या जो वहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो शिक्षा ली जा रही है, बहुत ही ऊंचे स्तर की है, क्योंकि वहाँ से निकले हुए छात्र की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, सीधा विदेशों में जाते हैं। एक और चीज़ जो रह गई थी वो ये कि वहाँ पर एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है HBTI, क्योंकि जैसे ये पुराने इंस्टीट्यूट थे, जैसे रुड़की सिविल इंजीनियरिंग के लिए था, जादवपुर एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसी तरह से HBTI केमिकल इंजीनियरिंग के लिए था, क्योंकि जो कानपुर में उस समय उद्योग था वो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था।
इसलिए HBTI की स्थापना वहाँ की गई और वो शिक्षण संस्था आज भी वहाँ मौजूद है और बहुत फेमस है। दूसरा, वहाँ पर एक इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड करके बहुत पुरानी कंपनी है, जो कि बहुत सालों से ऐसी कंपनी थी सर कि अपने कॉलेज से जो टॉपर होते थे उन्हीं को लिया जाता था। इतना मतलब उसकी रेपुटेशन थी उसकी। और एक और कंपनी थी वहाँ की, आर्टिफिशियल लिम्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का उद्यम था और जिसमें कि जैसे उसके नाम से जाहिर है कि आर्टिफिशियल लिम्ब बनाए जाते थे। अब आज के दिन में उस कंपनी का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कानपुर इतना अक्सर आता जाता नहीं रहता हूँ। हालांकि अब 30 नवंबर को मैं जा रहा हूँ कानपुर एक शादी अटेंड करने के लिए। और जैसा आपने जिक्र किया सर, पान पराग, अब उसको चाहे अच्छा कहें या बुरा, वो एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है। लेकिन जो पान मसाले की शुरुआत हुई, वो मेरा एक दोस्त था, हमारे साथ ही रहता था, हमारा रूममेट था, वो बताता था कि एक छोटा सा दुकानदार था जो कि पान वान बेचा करता था। तो एक दिन उसने सुपारी और कत्था और ये सब बना करके, क्योंकि लोगों को लेके जाने में आसानी होती थी, ट्रैवल करने में आसानी, पान खराब हो जाते थे, तो उसने ऐसे पुड़िया बना के बेचना शुरू किया और वहाँ से ये पान मसाले का चलन शुरू हुआ। तो अगर आप चाहें तो कानपुर को ब्लेम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि इस उद्योग की शुरुआत वहाँ से हुई। एक वहाँ पर जो JK टेम्पल है, मैंने अपने बचपन में देखा था, तो वहाँ एक ये ऐसी कहानी लोग कहते हैं, पता नहीं सही है गलत है, कि जो JK साहब हैं उनको एक दिन सपना आया, उनको ये कहा भगवान ने कि जब तक इस मंदिर का निर्माण चलता रहेगा तभी तक तुम जिंदा रहोगे। तो उसका निर्माण चलता ही रहता है, खत्म कभी नहीं होता। और उसी के पास में एक झील है जिसका नाम है मोती झील, बहुत फेमस है। और आपने अगर एक लोक संगीत सुना हो कि पिया लहंगा पिया पिया मेहंदी लिया मोती झील से जाए किसाई की, तो वो आपने गाना सुना होगा, वो मोती झील कानपुर की है। और वहाँ का ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है, पहले जब टेस्ट मैच ही हुआ करते थे क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट बहुत पसंदीदा हमारे यहाँ का स्पोर्ट्स है, और अभी भारत की नारियों ने वर्ल्ड कप जीता, जिसके लिए हम ताली बजा सकते हैं उनके लिए। तो पहले 5 जगह क्रिकेट खेला जाता था हिंदुस्तान में, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और कानपुर, यही 5 जगह थी। और उन 5 जगहों में कानपुर का ग्रीन पार्क ही एक ऐसे स्टेडियम था जहां इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड था। बाकी जगह वो हाथ से बदलते रहते थे, लेकिन कानपुर में शुरू से इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड था, जिसके लिए उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी। और वो मैदान जो खिलाड़ी होते थे वो भी बहुत पसंद करते थे। लोग कहते भी हैं कि कानपुर में इंडिया ज्यादा 2 मिनट का समय लेकर के, और मैं पर्सनल बात ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी, हम लोग प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं ओरिजिनली, लेकिन जब वो नौकरी करने गए तो कानपुर से उन्होंने शुरुआत की। वो रेलवे में नौकरी करते थे, सन 42-43 की बात रही होगी। तो वहाँ पर कलेक्टरगंज में एक किराए के मकान में वो रहते थे। बाद में फिर सन 54 में उनका ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद। तो मेरी पैदाइश इलाहाबाद की है, लेकिन फिर बाद में 1965 में चूंकि वो कानपुर से आए थे, तो किसी की कुछ रहा होगा किसी का एयरफेयर, तो उनको कानपुर फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मैं उनके साथ जाकर के छुट्टियों में कुछ दिन रहता था कानपुर। तो वहाँ पर मैंने देखा कि हीर पैलेस एक सिनेमा हॉल खुला था, जो उस समय में, मैं 1965 की बात बता रहा हूँ, वो पहला एयर कंडीशन हॉल था कानपुर का। और उसके सामने एक फूल बाग था जहाँ पिताजी हमको शाम को ले जाते थे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा वो बाग था और गर्मी के दिनों में वहाँ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कानपुर में बिजली का हाल तो शुरू से ऐसे ही था। तो हम लोगों को वहाँ वो ले जाते थे। सरसैया घाट में वो अक्सर ले आते थे हम लोगों को गंगा नहलाने के लिए। और उसके बाद की बात यह है कि जो मेरे साथ जुड़ी है कि मेरे बड़े भाई साहब की शादी कानपुर में हुई, किदवई नगर में बारात गई थी 1974 में। तो हमारी भाभी का परिवार अभी भी वहाँ रहता है। तो कुछ एक चीज़ें जो मेरे साथ निजी जुड़ी थी, बाकी आप लोगों ने तो, मिश्रा जी ने और वाजपेयी साहब ने इतने विस्तार में कानपुर के बारे में इतनी चर्चा करी, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ
कि आपने हमको याद किया और कानपुर जैसे प्रिय शहर के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। तो आपका सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। सचमुच मैंने इतना नहीं सोचा था कि आप लोग इतने कहते हैं ना जड़ जड़ की वहीं से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज सब आप लोगों के सुन के लगा कि सचमुच मैंने कितना अच्छा किया कि आप लोगों के द्वारा कानपुर नगरी की चर्चा सुनी। और चूंकि उद्योग नगरी कानपुर विषय था तो सर ने तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आदरणीय मिश्रा सर ने एक भी उद्योग का एक लाइन भी नहीं छोड़ी होगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वही बहुत बहुत विश्वास। वाजपेयी सर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए पूरा इतिहास से कहाँ जुड़ा हुआ है बिल्कुल और वो सब और वहीं आपने सर शिक्षा, खेल जगत और तकनीकी सबको समेटा हुआ आपका अध्यक्ष उद्बोधन रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं संपूर्णता सी महसूस हो रही है विषय पर। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके लिए चंद लाइनें कि उनकी वाणी में मधुरता है, उनके शब्दों में शक्ति है, अपने विचारों को सबको प्रभावित करते हैं, सबके दिलों से ऐसी नई ऊर्जा जगाने वाले आदरणीय विनय सर हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों की उपस्थिति ने कानपुर की जो जो पूरी मेरे ख्याल से सारा कानपुर को समेटना 1 घंटे में, 1 घंटा भी नहीं बल्कि कम समय में आप लोगों ने जिस तरह से समेटा है वो सचमुच अद्भुत उद्बोधन रहे आप लोगों के। मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ प्रतिभा एरेकर जी जुड़ी थी कुछ देर पहले, अवंतिका जी जुड़ी थी, हेमलता जी जुड़ी हुई है। और मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ हमारी सखी लखनऊ से आदरणीय रश्मि लहर जी को आभार व्यक्त करने हेतु। स्वागत है आदरणीय रश्मि जी आपका। और अगर हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। बहुत दिनों बाद मैं आपको देख रही हूँ पटल पर। पूछा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। इनको देखते ही बड़ा आभा का बोध होता है। स्वागत है आपका आप आभार सभी व्यक्त करने हेतु। जी रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छी आज की गोष्ठी रही और कानपुर से हमारा भी बहुत पुराना रिश्ता है और पुरानी बहुत सारी यादें ताजा हो गई क्योंकि अब कार्यक्रम का समय बहुत हो गया है तो इसलिए ज़्यादा अपने विचार तो नहीं शेयर कर पाएंगे और वीडियो नहीं शेयर कर पाएंगे। आप सबसे क्षमा चाहूंगी आज थोड़ा किसी कारण से। और आदरणीय पीएन मिश्रा जी ने जो इतना अच्छा उद्बोधन दिया, इतने अच्छे अपने संस्मरण एक तरह से सुनाए, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत आभारी हैं आपके। और वाकई में इतनी सारी बातें आज पता चली कि लगा अरे इतने पास है हमारे घर के वो शहर और कितनी सारी बातें हैं जो हम लोगों को ही नहीं पता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय ने, विनय कुमार जी ने जो विशेषताएं बताई वो भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ जो सरस्वती वंदना की थी नेहश्री जी ने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गोकुलेश्वर जी को, आदरणीय ओम प्रकाश जी को, फरहत जी को और हेमलता जी को, अवंतिका जी को, प्रतिभा जी को, पुष्पा श्रीवास्तव जी को और हमारी प्रिय रश्मि जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना सार्थक आज का कार्यक्रम किया कि जब से सुन रहे हैं मन खुश हो गया। लगता है 1 ही 2 दिन में जाना पड़ेगा पुनः कानपुर, पुनः गंगा के दर्शन करने पड़ेंगे, बहुत दिन से नहीं गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हरे राम वाजपेयी सर ने जो 2 पंक्तियां भी सुनाई वो भी बहुत अच्छी लगी सर। बहुत अच्छा लगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का कर्ण छेदन का सोचकर, कितनी अच्छी जगह होगी। और हेमलता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई और रश्मि जी जुड़ा हो जिसका नाम रह गया हो तो कृपया सूचित करिएगा। सभी की आदरणीय बहुत उपाध्यक्ष बहुत आभारी महोदय हूँ हमारे सर, उनका जी। उपाध्यक्ष महोदय भी विराजमान है। आदरणीय ओम प्रकाश सर को भी बहुत बहुत सबसे पहले तो सादर प्रणाम। हम वहाँ कार्यक्रम में भी नहीं आ पाए थे इसलिए बहुत दिन बाद आप सबसे जुड़ रहे हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी। और आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग आ जाते हैं तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत सादर धन्यवाद। प्रणाम। आभार व्यक्त करने हेतु आदरणीय रश्मि लहर जी। सादर प्रणाम। और सचमुच सभी को प्रणाम। आज की गोष्ठी बिल्कुल सार्थक रही, और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि जो भी इस गोष्ठी को सुनेगा वो कानपुर के बारे में बहुत कुछ जानेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि। हम फिर इसी तरह से मैम 2 शब्द में बोल दूं। आज का जो संगोष्ठी थी बहुत ही सार्थक रही, बहुत ज्ञानवर्धक